जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप आज आपको पता होगा कि आज जो है हमारे बहुत ही आदरणीय और जिनका जन्मदिन है, आपको पता होगा आज 23 जनवरी है और देश में आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। तो इन्हीं को देखते हुए हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे आज, और उनसे जो भी जुड़ी हुई परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों आपको पता होगा कि उनका जन्म जो है 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 को, ठीक है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म कटक में हुआ था, जो वर्तमान में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था उड़ीसा में। अभी तात्कालिक जो है ये उड़ीसा में पड़ता है और इनका जन्म जो है कटक में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कटक कटक जो है उड़ीसा में हुआ था। आप ये बताइए कि कटक जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? आप याद रखिएगा, ये महानदी के किनारे है, ठीक है। कटक महानदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। इनके बचपन का नाम जो है इनका राजा था, ठीक है। इनके बचपन का नाम राजा था और इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है ये इनके गुरु थे। और याद रखिए चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देश बंधु चित्तरंजन दास। और इसी से आप याद रखिए एक दीन बंधु भी है, दीन बिंदु। CF एंड्रयूज को कहा जाता है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ 1897 में, इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा ICS की परीक्षा प्राप्त करे, मतलब पास करे, ठीक है दोस्तों। ICS उन दिनों सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। ICS ICS का फुल फॉर्म होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। अभी इसी का वर्तमान रूप दोस्तों IAS होता है, ठीक है। IS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो उनकी इच्छा थी कि ये ICS की परीक्षा पास करे। तो दोस्तों इसी क्रम में वो इंग्लैंड चले गए और 21 साल की उम्र में वो जो है ICS की परीक्षा उत्तीर्ण भी हुए। उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि दोस्तों ये जो है 4th स्थान प्राप्त किया ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल 4था स्थान प्राप्त किए सुभाष चंद्र बोस और ICS में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है दोस्तों। ICS जो है ये बेसिकली एक पद बनाया गया था, आपको पता है। ये बहुत ही पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वायसराय आए थे 1793 में, उन्होंने कलेक्टर शब्द की जो है नींव रखी थी, ठीक है। कलेक्टर शब्द उन्होंने ही दिया था। और जो है तब से लेके, लेकिन आधुनिक भारत में दोस्तों ये जो है 1853, ठीक है, 1853 में 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। लेकिन भारत में UPSC का गठन जो है वो दोस्तों ली आयोग, याद रखिएगा, ली आयोग की सिफारिश पर UPSC की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आधुनिक भारत में जो है ये चाइना में शुरुआत की गई थी, ये जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिए इधर इनके बारे में जानते हैं और जुड़ी हुई बातों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हुआ क्या दोस्तों, ICS की परीक्षा पास करने के बाद इनको मन नहीं लगा उनमें, और ये तात्कालिक उस समय जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में से प्रेरित होकर आंदोलन में चले गए और असहयोग आंदोलन के हिस्सा बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये धीरे धीरे उन राजनीतिक क्रम में जुड़ते जुड़ते ये चले आए यहाँ। आप याद रखिए 1938, ठीक है। 1938 ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि ये हरिपुरा अधिवेशन, याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि हरिपुरा वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा हरिपुरा वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में हरिपुरा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहीं पर 1938 के ही हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति, याद रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है।
राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी इन्होंने, और इनके पहले अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू बने थे। ठीक है, पंडित JL नेहरू। और दोस्तों इन्हीं के क्रम में हम देख लेते हैं अभी इसी जगह कि ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति था ये क्या था। ये दोस्तों एक पंचवर्षीय योजना, जो वार्षिक योजना के तहत उन दिनों चलती थी, तो एक ट्री प्लान था कि अगर हमारा देश आजाद होगा तो किस तरह हम आजादी के बाद किस क्रम में हम रखेंगे। ठीक है, मतलब हमारा प्लान कैसा होगा। तो इसी क्रम में इससे पूर्व ही 1934 में, याद रखिए 1934 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था M विश्वेश्वरैया। ठीक है, M विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने उन्हीं प्लान के बारे में चर्चा की थी जो यहाँ एक मुद्दा बना था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। M विश्वेश्वरैया देश के पहले इंजीनियर माने जाते हैं, और इन्हीं की स्मृति, इन्हीं के जन्मदिन के याद में हम लोग प्रत्येक 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं देश में। ठीक है दोस्तों, इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर को। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनी, तो इसके बाद ये नियोजन समिति बनने के बाद एक कांग्रेस योजना भी बनी। कांग्रेस योजना बनने के बाद जो है बम्बई प्लान बना। बम्बई प्लान बनने के बाद जो है हमारे देश में जन प्लान लाया गया श्रीमन नारायण के द्वारा। इसके बाद जो है एक पर सर्वोदय योजना लाया गया, जो कि लाया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये 1950 में लाया गया। इन्हीं सम्मिलित, यही सब जो सम्मिलित चीजें आई वो हमारा आधार रखा गया इन सभी चीजों से। और जो है हमारा, आपको पता होगा, आजादी के बाद इन्हीं सभी सम्मिलित आधारों से हमारा पहला पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया और हम पंचवर्षीय योजना लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना इन्हीं सभी आधारों से बनकर आया था। और पंचवर्षीय योजना पहला जो मॉडल था हेराल्ड डॉमर नामक अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था, उन्हीं के नाम पर यह मॉडल रखा गया था। ठीक है, और याद रखिए पंचवर्षीय योजना अपनाने वाला विश्व का पहला देश सोवियत संघ था। ठीक है, सोवियत संघ जो है पहला पंचवर्षीय योजना अपनाने वाला देश था। भारत जो है पंचवर्षीय योजना के तहत भारत अपनी इकोनॉमी को, याद रखिएगा दोस्तों, 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। ठीक है, साम्यवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन अर्थव्यवस्था वाली सरकार देश में विदेश में चलती है, लेकिन भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ रही और 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था को इन्होंने अपना लिया, जो हम आपको पढ़ाए भी थे। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों, जैसे पूंजीवादी की सरकार की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो USA में है, अमेरिका में है। साम्यवादी में जो है जैसे रूस है, ये साम्यवादी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, 1938 के बाद आप याद रखेंगे 1939 को, इनके जस्ट बाद 1939 में क्या हुआ दोस्तों, ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अब वैसे ही लीडर इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता करे, जो और तीव्र गति से हम जल्दी से जो है और देश में जो है भावना, आजादी की भावना को जागृत कर सकें और हम जल्दी ही अंग्रेजों को उखाड़ फेंकें यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, उनके नज़र में कोई ऐसे नेता उभर के नहीं आए जो इनकी अध्यक्षता के तौर पर इन चीज़ों को आगे लेके जा सके। इसी क्रम में इन्होंने खुद निर्णय लिए कि जो है अब हम खुद रहेंगे और खुद ही इनकी अध्यक्षता करेंगे। तो इसी क्रम में 1939 में भी इन्होंने घोषणा कर दी कि हम भी अगले उम्मीदवार रहेंगे, इसमें हम ही अध्यक्षता हम करेंगे। ठीक है, तो 1939 की अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। याद रखेंगे त्रिपुरी जो है दोस्तों ये MP में है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ है। ठीक है, याद रखेंगे MP में है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। हुआ क्या, ये बातें गांधी जी को पसंद नहीं आई और गांधी जी के मना करने के बावजूद इनमें बात नहीं बनी, तो गांधी जी ने एक अपना उम्मीदवार जो है उतार दिए मैदान में, और गांधी जी के द्वारा भी एक समर्पित उम्मीदवार घोषित किया गया, जिनका नाम दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया था। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई। ठीक है, वो गांधी जी के समर्पित उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों,
तो हुआ क्या, दोनों के बीच वोटिंग कराई गई और वोटिंग कराने के बाद लगभग 200 से 250 वोट, याद रखेंगे आप, लगभग 200 वोट से जो है पट्टाभी सीताराम मैया को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हरा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इनसे क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, हारने के बाद गांधी जी अपना समर्थन वापस ले लिए, गांधी जी अपना समर्थन वापस ले लिए और गांधी जी कांग्रेस में आना मतलब बंद ही कर दिए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को ऐसी बातें पसंद नहीं आई और सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, त्याग पत्र दे दिया। एक प्रश्न बनता है कि उनके त्याग पत्र देने के बाद उनकी अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता इनके बाद के कार्यकाल की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप याद रखेंगे इसके बाद की अध्यक्षता 1940, इसी जगह याद रखिए 1940, ये तत्कालीन उस समय बिहार में हुई थी और आपको पता है कि बिहार में कांग्रेस की 3 अधिवेशन हुई थी। ठीक है दोस्तों, 3 अधिवेशन जो है हुई थी बिहार में कांग्रेस की, आप याद रख लीजिए इसी जगह 1912, 1922 और 1940। ठीक है, ये 3 अधिवेशन कांग्रेस की बिहार में हुई थी। ये परीक्षाओं से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो RN मधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1922 का अधिवेशन ये गया में किया गया था और जो है इनकी अध्यक्षता जो चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था, जो कि ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। इसके बाद 1940 में जो है ये हजारीबाग में किया गया, जो रामगढ़ हजारीबाग है वहां किया गया, जो कि अभी वर्तमान झारखंड में है दोस्तों। ठीक है, उस समय बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये 1940 में ही जो है अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप याद रखेंगे, अधिवेशन होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस ने जो है इनको निष्कासित कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, कांग्रेस ने इनको निष्कासित कर दिया और जो इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली मई 1939 में। ठीक है, मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई जिनका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बना ली गई और इन पार्टी की मदद से अब ये लोगों में जन भावना, जो स्वतंत्रता की भावना थी, उनको जागृत करने में लग गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो थे इसी के फिराक में थे कि कब इनको हटाया जाए और हम अपना काम कर सकें। तो जैसे ही इनको निष्कासित किया गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में इनको नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद कहने का मतलब दोस्तों उनके घर में उनको कैद कर लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कैद करने के बाद काफी दिन कैदी बन के रहे, मतलब कि बंद कर दिया गया, उनको आना जाना सब चीज बंद कर दिया गया। तो इन्हीं के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपनी हुलिया, जिसको वेश कहते हैं, अपनी वेश को बदलकर वो जो है यहाँ से भारत से बाहर जाने का प्लानिंग कर लिए और अपनी वेश एक पठान का रूप धारण करके वो जो है एक नाम से पासपोर्ट बनाए जिसका नाम था जियाउद्दीन। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि किस नाम से सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर काबुल गए थे, तो परीक्षा में याद रखिएगा ये जो है जियाउद्दीन के नाम से। ठीक है, जियाउद्दीन के नाम से सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गए थे। ठीक है, काबुल, ठीक है दोस्तों, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, काबुल से आप याद रखिएगा, काबुल से ये जर्मनी, काबुल से सिंगापुर या जर्मनी कह सकते हैं इसको, सिंगापुर, काबुल से जो है सिंगापुर के लिए इन्होंने, जिसको बर्लिन, ठीक है, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन तक की यात्रा की और इन्होंने फिर से अपनी एक नई पासपोर्ट धारण की और उस पासपोर्ट में नाम एक अलग दिया जिसका नाम था ओरिएंटो मसोटा। याद रखिएगा, ओरिएंटा मसोटा के नाम से ये बर्लिन चले गए और वहां जो है
बर्लिन जाने के बाद उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, द लीजन, ठीक है, द लीजन के नाम से एक पार्टी की स्थापना कर दी। और उसी के सहयोग से जो है पहली बार हिटलर से भी सुभाष चंद्र बोस मिले थे। और याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर के ही द्वारा कहा जाता है कि इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। और तब से सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की पदवी मिल गई, ठीक है। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक है, एक आत्मकथा है जिनका नाम था मेन किम्फ, ठीक है। मेन किम्फ जो है उनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहां जाने के बाद जब उनसे बात नहीं बनी तो सुभाष चंद्र बोस वहां से चले आए जापान, ठीक है, जापान, याद रखिएगा। जापान आने के बाद जापान में ही रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में, ठीक है, 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1942 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और इसी में जो है, इसके बाद जैसे ही आए सुभाष चंद्र बोस वहां से 1943 में, इन्होंने इसको नए क्रम से, एक नए सिलसिलेवार ढंग से इनको प्रस्तुत किया और जो है एक नई बना दी इसको आजाद हिंद सरकार, ठीक है, आजाद हिंद सरकार बना दी अपने इस टुकड़ी को। और अलग अलग टुकड़ियों में इसको, इस सेनाओं को बांट दिया गया, ठीक है। उस टुकड़ी का नाम आप याद रखिएगा, वो टुकड़ी पूछा जाता है। एक जो है दोस्तों, एक जो है गांधी टुकड़ी, ठीक है, एक गांधी जी के नाम पे रखा गया। और जो है दूसरा नेहरू टुकड़ी, और तीसरा आजाद टुकड़ी। और दोस्तों एकमात्र महिलाओं के नाम पे रखा गया, जो देश की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इन्होंने एक महिलाओं की टुकड़ी का भी नाम दिया, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई टुकड़ी, ठीक है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई टुकड़ी एकमात्र महिला टुकड़ी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं में भी क्रांति जागृत करना था, ठीक है दोस्तों। तो ये बनाया गया था इनके नाम से टुकड़ी। और आप याद रखिए, इनके बाद क्या हुआ, आजाद हिंद सरकार की, याद रखिएगा, आजाद हिंद सरकार की 2 मुख्यालय बनाया गया। एक जो है दोस्तों सिंगापुर, और दूसरा बनाया गया रंगून, ठीक है, रंगून। अब 2 याद रखिए, एक सिंगापुर और एक रंगून, 2 इसकी जो है मुख्यालय बनाई गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, इसमें 3 कैप्टन को बनाया गया, 3 बहुत ही प्रमुख कैप्टन बनाया गया, जिसका नाम पूछा जाता है बराबर, याद रखिएगा। पहला था कैप्टन शहनवाज, ठीक है दोस्तों, कैप्टन शहनवाज जो है वो इनके पहले कैप्टन थे। इसके बाद एक प्रेम सिंह सहगल, ठीक है, प्रेम सिंह सहगल एक दूसरे थे। और एक तीसरे थे गुरदीत सिंह ढिल्लो, ठीक है, गुरदीत सिंह ढिल्लो। ये 3 कमांडर को इन्होंने नियुक्त किया था और इन टुकड़ियों का प्रमुख बनाया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, सिंगापुर से ही, ठीक है, सिंगापुर से ही गांधी जी ने रेडियो के माध्यम से गांधी जी से बात की, ठीक है, गांधी जी से बात की और गांधी जी से आशीर्वाद लिए। और गांधी जी को बोले, राष्ट्रपिता हम आपकी जो है आशीर्वाद चाहते हैं कि हम अब आजाद करा सकें भारत को, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो उसी समय गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि रेडियो के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे, राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे की घटनाएं क्या हुई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक नारा दी गई, जिसका नाम था दिल्ली चलो, ठीक है दोस्तों, दिल्ली चलो एक नारा भी दिया गया। और एक और नारा था, जो कि जब उनकी सेना भारत की ओर जब चढ़ाई करने वाली थी, तो उन्होंने एक टाउन हॉल में, जापान के ही टाउन हॉल जो था जहाँ पे सेनाएं रुकी हुई थी, एक टाउन हॉल के माध्यम से अपने जोशीले भाषण के माध्यम से इन्होंने एक नारा दिया, जिसका नाम था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन शब्दों ने सैनिकों में एक नए जोश, एक उमंग की परिकल्पना को साकार किया और जो है ये जागृत हो उठे और ज़्यादा। और जो है इन्होंने चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई करने के बाद अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार पर इन्होंने, और एक और जगह था कोहिमा, ठीक है, कोहिमा,
आपको पता होगा ये नागालैंड का हिस्सा है। तो कोहिमा, अंडमान निकोबार और कोहिमा को इन्होंने जीत लिया और जीतने के बाद जो है इनको स्वराज क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, स्वराज क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अभी आप एक चीज याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में 3 द्वीप है, दो जो कि 2018 में भारत सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। 3 द्वीप दोस्तों नाम था, एक था शहीद द्वीप, याद रखेंगे, पहला था स्वराज द्वीप, दूसरा था शहीद द्वीप और तीसरा था हैवलॉक द्वीप। ठीक है, हैवलॉक याद रखेंगे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप। इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया, एक जो है बोस द्वीप कर दिया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, एक कर दिया शहीद द्वीप का जो है नाम, याद रखिएगा शहीद द्वीप नहीं, इसका नील द्वीप नाम था, अभी इसका चेंज होकर शहीद द्वीप हो गया। ठीक है दोस्तों, शहीद द्वीप जो है नील द्वीप का ही नाम हो गया और हैवलॉक का स्वराज द्वीप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 3 द्वीप जो है याद रखिएगा, ये 3 द्वीप का इन्होंने नाम चेंज अभी रिसेंटली किया गया है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आगे देखते हैं घटनाओं को। इनके बाद क्या हुआ, ये करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, एक मुकदमा चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, इन आजाद हिंद सरकार पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कि जो उनके सैनिक थे उन पर मुकदमा बन गया और ये मुकदमा लाल किला का मुकदमा कहलाता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, लाल किला मुकदमा। ठीक है, लाल किला मुकदमा की पैरवी करने के लिए इन पर जो ये केस हो गया था, इसी की वकालत करने के लिए 25 वर्षों पहले जो वकालत जवाहरलाल नेहरू छोड़ दिए थे, उनकी वकालत करने के लिए इन्होंने फिर से दोबारा पेशा ज्वाइन किया और वकालत की, और इनके लिए वकालत की हिंद ये जो थे, क्या नाम है इनका, आजाद हिंद जो सरकार की सेना थी, इनके लिए इन्होंने वकालत की। और इसी में एक और प्रमुखता के साथ नाम आता है जिसका नाम था कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू के द्वारा भी किया गया था। इसी समय एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था, लाल किला को तोड़ दो और आजाद हिंद सेना को छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक नारा प्रचलित की गई थी, क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर विरोध किया जाने लगा और इन्हीं नारों के माध्यम से सरकार को, उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, उनको डराने की कोशिश की गई। ठीक है, इन्हीं के विरोध के कारण देश में अलग अलग जगहों पर दंगा फसाद भी और अलग अलग जागृति भी जागने लगी थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप याद रखेंगे, इसी समय आगे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आगे एक हवाई यात्रा हुई। ठीक है, 1945। ठीक है, याद रखेंगे 1945 वो अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में सुभाष चंद्र बोस जो है हवाई यात्रा पर थे और कहा जाता है कि ताइवान के पास जो है इनकी हवाई दुर्घटना हो गई और उसी दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, जापान सरकार के द्वारा कहा जाता था कि ये जो है इनकी मृत्यु, कथा कथित है कि कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु जापान में हुई थी। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में आप याद रखिएगा रेंकोजी मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा रेंकोजी मंदिर जो जापान में है, टोक्यो में है, रेंकोजी मंदिर, वो सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृतियों को वहां रखा गया है और उन्हीं के सम्मान में ये रेंकोजी मंदिर बनाया गया है जापान में। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, उनकी मृत्यु जो है कहा जाता है कि 1945 में हवाई दुर्घटना में हो गई थी। लेकिन दोस्तों आजादी के बाद भारत सरकार अभी तक इनकी मृत्यु की जो रहस्यमयी मृत्यु है उनकी जांच के लिए अभी तक सरकार 3 आयोग बना चुकी है। ठीक है, उन आयोग के बारे में आप जानिए थोड़ा। 1956 में पहला आयोग बनाया गया जिसका नाम था कैप्टन शाहनवाज जो थे उनके, उन्हीं के नाम पे शाहनवाज आयोग बनाया गया था। ठीक है, शाहनवाज आयोग जो है 1956 में बना था। उसके बाद 1977, याद रखिएगा 1977 में जो है खोसला आयोग बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए। ठीक है, खोसला आयोग। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों के सम्मिलित रिपोर्ट के आधार पर कोई साक्ष्य वैसा प्राप्त नहीं हो सका जिसमें सरकार किसी निर्णायक स्थिति में पहुंच सके कि क्या आखिर हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, क्रम आगे बढ़ी, घटनाएं, समय जब बदला
तो 1999 में एक और आयोग बनाई गई जिसका नाम था मोहन कपूर आयोग, ठीक है, सॉरी, मनोज कपूर आयोग, मनोज कुमार आयोग, ठीक है, मनोज कुमार मुखर्जी उनका पूरा नाम था, मनोज कुमार मुखर्जी आयोग बनाया गया, जिसको मुखर्जी आयोग भी कहते हैं, 1999 में। और इन्होंने एक रिपोर्ट में एक नई जान ला दी, और इन रिपोर्ट का कहना है कि ताइवान की सरकार या जापान सरकार कहती है कि 1945 में कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके बाद फिर अभी जारी है जो है और रहस्यमयी जो अनसुलझी कहानियां हैं, अभी बहुत सारी कहानियां वर्तमान में भी उठी, बाद में भी उठी थी कुछ दिनों पहले। तो ये कहानी कहा जा रहा है कि कहानियों के माध्यम से कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, जीवित थे, अभी नहीं है, जीवित थे, जो कि उड़ीसा ये सॉरी छत्तीसगढ़ सरकार तक का ये बात वहां तक पहुंच गई थी, सरकार ने भी मानी, लेकिन उनको आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी थी क्योंकि उनके कोई पूरा साक्ष्य नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से इनको आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, एक दो चीज और जान लेते हैं क्रम से जो अभी लेटेस्ट है इनके बारे में। अभी एक दो चीज जान लीजिए कि इनके जन्मदिन पर 2021 से दोस्तों, ठीक है, 2021 से 2021 में इनकी जन्मदिन के 125वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और घोषणा किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इनके जन्मदिन को हम लोग 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं उन महान सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। इनके बाद दोस्तों एक और चीज जानेंगे, 125 रुपए का सिक्का भी जारी करने का इन्होंने निर्णय लिया है डाक टिकट के माध्यम से। एक और चीज जानेंगे दोस्तों कि एक ट्रेन है जिसका नाम है कालका मेल, ठीक है, कालका मेल जो हावड़ा तक चलती है, इन ट्रेन का भी नाम बदल दिया गया है। इन ट्रेन का नाम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेल कर दिया गया है, जो कि इनके सम्मान में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो और भी जितने भी फैक्ट्स है हम परीक्षाओं की दृष्टि से देखें, अभी देख रहे थे इनके बारे में, जितने भी फैक्ट्स है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कोशिश किए कि आपके समक्ष लाया जाए। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा, अगर वीडियोज अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।